हमने कल कॉपर का एक्सट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया था, आयरन का एक्सट्रैक्शन। होप सो तुम लोगों ने इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। तो सारा मेन तो हो ही चुका है, बस अब जिंक का थोड़ा हमको आइडिया लेना है कि एल्यूमिनियम डायग्राम से हम देख सकते हैं ना कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कौन से मेटल ऑक्साइड के लिए यूज़ होता है। तो देखो, नोट्स पढ़ना साथ साथ ध्यान से। पहले डायग्राम को देखते हैं जरा, क्या लग रहा है बेटा डायग्राम को देखो। मैं थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ ये लाइंस को, थोड़ा ब्लैक हुआ पड़ा है। ये जिंक टू जिंक ऑक्साइड फॉर्मेशन की लाइन है जो मैंने ये मजेंटा कलर में करी है, ठीक है। ओके, और अभी ये लाइन को मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ। तुम लोगों को एक चीज़ दिख रही है कि ये जो टेम्परेचर लिखा है 1180 केल्विन, इससे पहले इससे बिलो कौन सी कर्व नीचे है जशन? जिंक की नीचे है। और इस टेम्परेचर के बाद कौन सी नीचे हो गई? कार्बन चेंजिंग टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मान लो मुझे ये रिएक्शन करवाना है, तो मुझे टेम्परेचर, ध्यान से मेरी बात सुनना सभी लोग, मुझे ये रिएक्शन कराना है तो मुझे टेम्परेचर बिलो 1180 रखना पड़ेगा या अबव 1180? अब रखना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जौन सी कर्व नीचे है वो ऊपर वाले के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। अब हम कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है जिंक ऑक्साइड के लिए, तो कार्बन वाली कर्व नीचे होनी चाहिए ना, कार्बन चेंजिंग टू कार्बन मोनोऑक्साइड। वो नीचे कब आती है? अबव 1180। तो ये जो जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन है ये अबव 1180 केल्विन हम लोग कर सकते हैं यूजिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड चेंजिंग टू कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नपिया स्मेल्टिंग याद है बेटा क्या होता है कि नहीं पढ़ा अभी? एनीवन? हरगुन? यस और नो? स्मेल्टिंग देखो इसमें हमने किया था सिंपली बेटा रिडक्शन की प्रोसेस ही है। पर्टिकुलरली हम तब कह देते हैं जब हम कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। एनीवेज, अच्छा एक और चीज़ देखते हैं इसमें। ये वाली लाइन देखो जो पर्पल की है मैंने, ये भी कार्बन ही है बट ये कार्बन डाइऑक्साइड बनने का कर्व है। अब मान लो मैं जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन, ये देखना जरा, अब मैं एक और रिएक्शन लिखूंगी। चल मान्य आंसर कर, ये जो रिएक्शन मैंने पर्पल में मार्क किया है ये रिएक्शन करवाने के लिए मुझे कितना टेम्परेचर रखना पड़ेगा? 1180। देखना बेटा, ये कर्व इंटरसेक्ट इस पे 1270 के बाद नीचे आ रही है वो पर्पल वाली। तो इफ़ यू वांट टू यूज़ कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड चेंजिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड, फ़र्क है ये कर्व्स में। कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में तो हमने पढ़ा था कि वो बिल्कुल ही डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है क्योंकि उसमें एंट्रोपी बढ़ती है। इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, तो तुम देख रहे हो इसकी स्टेट सी कर्व है ऑलमोस्ट। तो ये वाली जिंक वाली लाइन को हाई टेम्परेचर पे कट करती है। इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो टेम्परेचर हम लोगों को अबव इतना रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस ये तो 1270 से अबव तो तुम किसी को भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लो, नहीं, चाहे कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड चाहे कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी फॉर्म कार्बन की यूज़ हो जाएगी। यही लिखा है इस पैराग्राफ में, पढ़ लोगे? ठीक है। अच्छा, अचल जशन एक आंसर करो बेटा। मैंने बताया था आपको जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, सपोज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हैं। ग्रुप 1 का क्या नाम होता है भैया? अल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2 का क्या नाम था? अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। जशन क्या इनके मान लो तेरे पास ऑक्साइड हो, क्या उनकी रिडक्शन कराना इजी होता है कि डिफिकल्ट होता है? मान ले मेरे पास सोडियम ऑक्साइड है एंड आई वांट टू एक्सट्रैक्ट प्योर सोडियम, जस्ट सपोज वी हैव अ केस। तो क्या सोडियम की रिडक्शन कराना आसान होता होएगा? सोच के बता।
क्या नहीं बेटा, बहुत डिफिकल्ट होगा ना। देख, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम प्लस की फॉर्म में है, तो सोडियम प्लस की फॉर्म में ही रहना चाहता है, वो न्यूट्रल होना ही नहीं चाहता। अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ही रहना प्रेफर करते हैं। पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो उनकी रिडक्शन कराना बहुत मुश्किल है। ये सब पहली लाइन थी जो हमने पीछे टॉपिक किया। तो इनकी रिडक्शन के लिए फिर क्या करते हैं मान्य? कोई मैंने मेथड बताया था? पढ़ते नहीं तुम लोग, इसका मतलब है ना। बताया था ना कि ग्रुप क्या वन। मैं आपकी वॉइस बहुत लैग हो रही थी, समझ ही नहीं आया था क्या कुछ। आई एम सेइंग कि जो ग्रुप वन और ग्रुप टू के ऑक्साइड्स हैं, इफ आई वांट टू रिड्यूस देम, विच मेथड शुड आई अडॉप्ट? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इनकी रिडक्शन कराना डिफिकल्ट है, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई ना। हर गुण पिया। क्यों डिफिकल्ट है भाई? क्योंकि बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब कराएं कैसे? चाहिए तो प्योर फॉर्म में चाहिए तो क्या करेंगे फिर? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड करेंगे ना। क्या करते होते थे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, इतना याद है आप लोगों को कि ये भी भूल गए? उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते थे, है ना, बैटरी लगाते हैं ना अपन, तो वो क्या करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम कोई ऐसा रिएक्शन करवाते हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियस नहीं था। जैसे देखो, याद कराती हूँ थोड़ा। NaCl का तुमको मैंने इलेक्ट्रोलिसिस डिटेल में समझाया था। NaCl में N+ की फॉर्म में है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको धक्के से इलेक्ट्रॉन खिलाते हैं कि भाई ले ले तू इलेक्ट्रॉन, वो अपने आप तो लेगा नहीं। इसीलिए हम बोलते थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाते हैं। याद आई बात? वही फंडा है। तो उसी को इसने बस ये हेडिंग में बना दिया, और कोई ऐसे खास बात नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी क्या है। तो ये उन्हीं पे लगेंगे जिनके लिए हमें रिडक्शन के लिए उसका सहारा लेना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो तुमको ये इक्वेशन पता है, पढ़ी थी ना? डेल्टा G0 इज माइनस NFE0। पढ़ी थी भाई? रिवाइज कर लो, इलेक्ट्रो की सारी वीडियोस तुमको भेजी हुई हैं, वो एक एक करके सुन लो। तो थोड़ा जा देखो, ऑनलाइन का अपना फ़ायदा भी है, अपना नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि तुम लेक्चर रिपीट कर सकते हो। मुझे पता है इलेक्ट्रो में सभी बच्चों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कंसेप्ट भी काफ़ी हैं। तो डेली ऐसा करो कि आधे घंटे की सुन लो, उसी से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? तो बस यही है कि प्रोसेस तभी हो पाएगी जब डेल्टा G नेगेटिव होगी। डेल्टा G नेगेटिव बनाने के लिए तुम जानते हो कि जो E0 सेल होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यही लिखा है इसमें। जो कम रिएक्टिव मेटल है उनकी तो रिडक्शन कराना आसान ही है, ऊपर पढ़ के आया ना, कार्बन यूज़ कर लो, ज़्यादातर कार्बन यूज़ हो जाता है। एलिंगम डायग्राम से पता लग जाएगा वैसे भी। ये भी कर चुके अपन। ये कहाँ पढ़े थे रिएक्शंस, कौन सी प्रोसेस में? ये नाना बताया, अब तुम लोगों के चपेड़ पड़ेंगे। अरे कितनी बार ये दिखा दिया, इसके क्वेश्चंस भी करा दिए। फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस नहीं पढ़ाया क्या बेटा? मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, वही है, लीचिंग में पढ़े थे जो। आजकल तो लीचियां भी इतनी आ रही हैं, उससे ही लीचिंग याद रख लो, हैं? तो यही बता रहा है बेटा, लीचिंग में क्या करते होते थे, केमिकल मेथड है ये। इम्प्योरिटी वैसे रिमूव करने का था, बट ये यहाँ पे क्या बता रहा, यूज़ किसके लिए होता है? गोल्ड और सिल्वर की नेटिव ओर्स के लिए। नेटिव ओर्स याद है कुछ हरगुन? नेटिव ओर्स क्या था बेटा? निखिलेश तू भी प्रेजेंट है? मैं तो देखा ही नहीं। तो तू तो बोल दे फिर। ना वीडियो ऑन करी मैम ने, तो आज मुझे बोला ही नहीं, आज तो मतलब ही नहीं मैं ऑन कर जाऊँ। चलो ऑन कर और बता मुझे, अर्जेंटाइट और क्या होती है, और पता नहीं है अभी है कि कहाँ है। क्लास ऑन करके चला गया, लगता नहीं मुझे प्रेजेंट है। नहीं अभी तक बोलता कुछ ना कुछ। यस मैम। आ गया तू? याद आ गई? चलिए बता दे अर्जेंटाइट और क्या होता है।
वीडियो तो ऑन कर ले हैं। भूल गया मैम मैं। Ag2S या नेटिव ओर्स क्या थे, क्योंकि हमको पता है कि ये नोबल मेटल्स हैं तो ये ज़्यादातर अनकम्बाइंड फॉर्म में मिलते हैं। तो इसमें हम साइनाइड का कोई कंपाउंड डालते हैं, जैसे सोडियम साइनाइड। ये देखो आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लिखी है, इसलिए सिर्फ साइनाइड आयन दिखाया है। माने इसका नाम क्या है कंपाउंड का? सिल्वर। अरे मुझे तो पता ही नहीं था Ag को सिल्वर कहते हैं। ये तो नई नई चीज बताई है मानने में हमें। भाई कंपाउंड का नाम पूछ रही हूँ मैं, Ag क्या होता है ये नहीं पूछ रही। सिल्वर साइनाइड। तुम लोग बिल्कुल कुछ नहीं खोलते नोट्स का, ये मुझे ना पक्का कंफर्म हो गया। कल ही क्वेश्चन कराया था इसका, चीख चीख के इसका नाम बताया था। क्या था? डाईसाइनो अर्जेंटेट। और इसका क्या था? डाईसाइनो ऑरेट। उसके बाद जिंक क्यों यूज कर रहे हैं जशन, क्यों यूज कर रहे हैं जिंक? फिर अब ये कॉम्प्लेक्स में चलेगा ना मेटल्स, तो हम इससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करा रहे हैं ताकि जिंक कॉम्प्लेक्स में चला जाए और तुम्हारे जो मेटल्स जो चाहिए हमें हम क्यों कर रहे हैं ये सारा कुछ? क्योंकि हमें सिल्वर या गोल्ड जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में चाहिए थे। तो कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालने के लिए जिंक से रिएक्ट कराया। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, मेटल्स फ्री हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये दोबारा पता है क्यों बताया? एक नाम तुम लोगों को सिखाना है, हाइड्रोमेटलर्जी। ये छोटी छोटी बेटा टर्म्स है। अब है तो सारी कहानी मेटलर्जी की। हाइड्रोमेटलर्जी हम वर्ड कब यूज करते हैं? वही है कि पहले तुम, जैसे हमने यहाँ पे पहले सिल्वर और गोल्ड को कॉम्प्लेक्स में बना के कॉम्प्लेक्स में भेज दिया। क्यों भेजा था? ताकि इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल हो जाए। आई बात समझ में? उसके बाद उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से क्यों रिएक्ट कराया? ताकि रिएक्टिव मेटल कॉम्प्लेक्स बन जाए, मेटल फ्री हो जाए। बट इस बार जो मेटल फ्री होके आएंगे वो इम्प्योरिटी से भी फ्री होंगे। तो ये सारी प्रोसेस को हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं। एक बार पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं बाय डिजॉल्विंग द ओर। ओर को डिजॉल्व किया किसमें? इन अ सूटेबल रिएजेंट। ये रिएजेंट यहाँ पे कौन सा यूज किया है जशन? साइनाइड। ठीक है, साइनाइड रिएजेंट का काम कर रहा है। फॉलोड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेटल। किसकी डिस्प्लेसमेंट कराई है? सिल्वर या गोल्ड की। किस से कराई है? बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। यहाँ पे कौन है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल? जिंक है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोमेटलर्जी। तो ये डेफिनेशंस आ जाती हैं कई बार। हाइड्रोमेटलर्जी क्या है, स्मेल्टिंग क्या है, पायरोमेटलर्जी क्या है, ये थोड़ा माइंड में रख लेना। समझ गए? एनी डाउट्स यहाँ तक? अब देखो, अब मुझे ये बताओ, देखते हैं किसको याद है। मेटलर्जिकल 4 ऑपरेशंस के नाम बताए थे तुमको, वो चारों बताओ। कौन बताएगा? सबसे पहले क्या था? मान्य बता चल। वॉशिंग एंड ग्राइंडिंग। जशन अगला बता। क्या? बेनिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ। हाँ, बेनिफिकेशन। बेनिफिकेशन क्या होता है निखिलेश? बोल पड़ जल्दी। मैं फोन करती हूँ आज तेरे घर, ऐसे नहीं तू मानता है ना। पिया, बेनिफिकेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ impurities नहीं बेटा, वो तो in the जनरल। presence of ore is called। हाँ, बेसिकली हमें कहना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर, है ना, कि जो ओर है उसको कंसंट्रेट करना है। ये तो इसका नेम ही है दूसरा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या इसको हम ओर ड्रेसिंग करते क्या है इसमें, जैसे पिया ने बताया, रिमूवल ऑफ गैंग। बेसिकली कोई भी मेथड लगाएंगे इसमें। कौन कौन से मेथड हमने पढ़े थे, याद है? बताओ चलो। हैंड पिकिंग। हाँ, हैंड पिकिंग और ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, लेविगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, लीचिंग। यस, Leaching। 5 हो गए। फिर थर्ड प्रोसेस का नाम क्या था?
मेटलर्जिकल ऑपरेशन थर्ड, एक्सट्रैक्शन Of ऑफ, fluid from concentration यस। of बेटा कॉपी पे लिखा करो, देखो पिया को ये थोड़ा याद है क्योंकि उसने कॉपी पे नोट्स बनाया है, तुम लोग बस पीडीएफ लेके मेरा रख लेते हो उसे जाके। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। अब इसके आगे दो पार्ट थे, और को कंसंट्रेट कर लिया अब हमने, उसमें से अब मेटल निकालना है। तो मेटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके दो पार्ट्स थे, एक तो कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। ये क्यों कराते हैं कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म में रिडक्शन करना सबसे आसान था। निकलेश ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के आगे दो मेथड हमने सीखे हैं, कौन से हैं? अच्छा मुझे बता कि तू पढ़ क्यों नहीं रहा बिल्कुल, ये चैप्टर शुरू नहीं किया अभी? पता नहीं भाई, तो आवाज नहीं आती। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ऑक्साइड ओर में बदल गया, उसके बाद क्या था जशन? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड फॉर्म में हमने कितना कुछ पढ़ा, इसमें हमने देखा कि हमें रिड्यूसिंग एजेंट देखना है, टेम्परेचर देखना है, उसमें हमने एल्यूमिनियम डायग्राम पढ़े, फिर हमने ये सारी जो नॉलेज इकट्ठी की थी उससे हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन सीखा, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर सीखा, ये दोनों डिटेल में सीखे। कितना कुछ इसमें हमने याद करना है, आयरन के एक्सट्रैक्शन में सारे डिफरेंट जोन्स तुम लोगों को याद होने चाहिए, रॉट आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील, ठीक है। और कॉपर में हमने कल सीखा कॉपर मेट क्या होता है, वेस्मेराइजेशन क्या होता है, ब्लिसर कॉपर किसे बोलते हैं, सेल्फ रिडक्शन हो जाती थी लास्ट स्टेप में, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जिंक की कैसे करनी है, कितना टेम्परेचर चाहिए वो ध्यान में है, और जो ज़्यादा एक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए हमें इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। ये सारा हो गया। अब लास्ट फोर्थ तुम्हारा मेटलर्जिकल ऑपरेशन बचा है, क्या था वो? रिफाइनिंग। थोड़ा सा पहले माइंड में क्लियर करें कि होता क्या है ये रिफाइनिंग, फिर हम नोट्स पे जाएंगे। बेटा देखो, थर्ड जब तुम्हारा मेटलर्जिकल ऑपरेशन एंड होगा, मेटल तो मेटल तो तभी हम लोगों को मिल जाएगा, बट वो मेटल उतना प्योर नहीं होगा, उसको यूज़ में लेके आने के लिए हमें और ज़्यादा उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है ऐसा? क्योंकि जैसे हमने ब्लास्ट फर्नेस में देखा, स्लैग के लिए अलग होल था, है ना, काफ़ी चीज़ें मेटल लेके आने के बाद भी कई बार थोड़ी बहुत उसमें स्लैग बच जाती है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी बच जाती है, कई बार एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ उसमें मिक्स हो जाती हैं, जैसे हमने देखा था मैंगनीज बीच में घुस जा रहा था, कार्बन, सिलिकॉन। तो मेटल मिलने के बावजूद भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ उसमें रह जाती हैं। तो जब हमको उनको यूज़ करना होता है ना इंडस्ट्री में, उससे पहले फिर हमको उनको रिफाइन भी करना पड़ेगा। तो वो उसके लिए 5-6 मेथड्स हमने देखने हैं कि क्या है। बेसिक फंडा तो वही रहेगा, कौन से मेटल पे कौन सा मेथड लगाओगे, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो मेटल की नेचर क्या है, एक उसमें जो इम्प्योरिटीज बची हुई हैं उनकी नेचर क्या है। समझ गए ये बात? चलो अब देखते हैं क्या लिखा है। ये रहा बेटा लास्ट, ये सबसे इजी पार्ट है वैसे। तो क्या कह रहा है, कहता मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय एनी मेथड, साथ साथ पढ़ना, फोकस होके करना, हो जाएगा चैप्टर। मेटल किसी भी मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाए इज यूजुअली कॉन्टेमिनेटेड, कॉन्टेमिनेशन होता है उसमें इम्प्योरिटी है, कॉन्टेमिनेटेड विद सम इम्प्योरिटी, हैंस आर कॉल्ड क्रूड मेटल्स। इसीलिए हम जैसे कच्चा माल बोलते हैं ना, क्रूड मेटल्स है, वो भी रिफाइंड नहीं है। द इम्प्योरिटीज कहता क्या क्या हो सकती हैं, अदर मेटल्स, कोई और मेटल उसमें प्रेजेंट होता है कई बार, प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स। जैसे हमने देखा था ना कॉपर में, कॉपर पायराइट्स की जो ली थी उसमें कॉपर और आयरन दोनों थे, निकाल तो लिया कॉपर, कई बार होता है उसमें थोड़ा बहुत आयरन भी चला जाता है एज अ इम्प्योरिटी, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, जौन सा मेटल चाहते हो उसमें कोई और मेटल भी कई बार आ जाता है। और क्या हो सकती है इम्प्योरिटी,
अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड। इतनी एक्सट्रैक्शन पढ़नी है, अब तक तो पता ही लग गया ना। जैसे MnO का है, वो ऑक्साइड बना था, वो बीच में ही रह जाए, मान लो उसकी रिडक्शन नहीं हो पाई, सिलिकॉन का सिलिका रह जाए, ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। या सल्फाइड रह जाते हैं मेटल्स के। यहाँ सब्सटेंसेस टेकन अप इन द फर्नेस, फर्नेस में स्लैग बनी थी, थोड़ी सी स्लैग मिक्स हो गई, थोड़ी सी फ्लक्स मिक्स हो गई, तो ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो अब क्या कहता है, कहता है जो इम्प्योर मेटल है इज सब्जेक्टेड टू सम प्योरीफाइंग प्रोसेसेस नोन एज रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं, नाम याद कर लें पहले। डिस्टिलेशन, दूसरा लिक्वेशन, तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये पढ़ी थी क्या कहीं? ये मैम कौन सी एग्जाम्पल करी थी हमने? जिंक वाली की थी, जिंक गैल्वेनाइजेशन। अरे बेटा वो की थी कॉपर की, यूजिंग कॉपर की इलेक्ट्रोड। ठीक है, कोई बात नहीं। फोर्थ क्या है, जोन रिफाइनिंग। फिफ्थ क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग। सिक्स्थ क्या है, क्रोमेटोग्राफी। चलो जरा मैं क्या करती हूँ अब, ये तुमको नोट्स में दिखाती हूँ, नाम याद करते हैं। एक बार मैं बोलूँगी फिर तुमसे पूछूंगी। डिस्टिलेशन रिफाइनिंग के मेथड है, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। कितने मेथड है निकलेश? 6 मेथड्स हैं। ठीक है, चलो जशन पहले का नाम बताओ, कोई भी बताओ जो याद है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, मान्या? जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, पिया? वेपर फेज रिफाइनिंग, हरगुन? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। ठीक है, लिक्वेशन, लिक्वेशन एक एक करके करते हैं। डिस्टिलेशन का तो नाम बहुत बार सुन चुके, वही है। पता है क्या है इसमें? डिस्टिलेशन का बेसिक फंडा क्या होता है, क्या करते होते हैं आज तक, क्या पढ़ा डिस्टिलेशन के बारे में? जैसे कोई दो कम ले लिया हमने, दो मान लो मेरे पास लिक्विड है, ये भी दो कंपाउंड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, मैं हीट कर रही हूँ, तो जिसका कम है उसके वेपर बन जाएंगे। तो वेपर को हम फिर कंडेंस कर लेते होते हैं, तो पानी की सर्कुलेशन करते हैं, तो वेपर कंडेंस होके यहाँ पे प्योर ए आ जाता है, और बी पीछे रह जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। डिस्टिलेशन कौन सा फंडा बेसिकली यूज करता है? डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स। ये इतना ही पढ़ा होगा आज तक, है ना? वही फंडा यूज कर रहे हैं। देखो क्या बोलता है, कहता है दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मेटल्स। मेटल की रिफाइनिंग ही कर रहे हैं, मेटल के लिए करेंगे। कौन से मेटल? विच आर इजीली वोलाटाइल। व्हाट इज मेंट बाय इजीली वोलाटाइल? जिनके वेपर जल्दी बन जाते हैं, वो वाले मेटल। या कह ले, वैसे तो मेटल में टेम्परेचर बहुत हाई देना पड़ेगा, बट फिर भी जैसे मरकरी है, जिंक है, कैडमियम है, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कम्पेयर टू लाइक आयरन एंड ऑल दैट। तो इनको हम बोलते हैं इजीली वोलाटाइल मेटल। तो उनके लिए कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं हम लोग? डिस्टिलेशन। जैसे मान लो ये फ्लास्क है, उनके लिए तो हम मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, रिटॉर्ट वगैरह यूज़ करते हैं। इसमें मेटल डाल दिया, और वो मेटल में साथ में इम्प्योरिटी भी है। मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो वाली रेंज है एज़ कम्पेयर टू इम्प्योरिटी। जैसे मरकरी है, उसके वेपर बन जाएंगे, फिर कंडेंस कर लेते हैं, पीछे इम्प्योरिटी रह जाती है। इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन एन आयरन रिटॉर्ट। ऑपरेटर्स का नाम है ये, जिसमें डिस्टिलेशन करते हैं, वो आयरन की बनी हुई है। एंड वेपर्स आर कंडेंस्ड इन अ सेपरेट रिसीवर। प्योर मेटल डिस्टिल हो जाता है, पीछे रह जाती हैं नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। व्हाट माय पॉइंट?
दो चीज़ें याद रखनी है, जैसे पीछे मेथड्स में तुम लोगों को समझाया था ना, क्या क्या याद रखते होते थे। एक तो प्रिंसिपल याद रखते होते थे हम, एक याद रखते थे कि कौन सा मेथड कौन सी ओर के लिए। जैसे ग्रेविटी सेपरेशन था, उसका प्रिंसिपल क्या था, जो हैवी पार्टिकल है ओर के और गैंग के लाइट पार्टिकल। इसमें क्या प्रिंसिपल लगेगा कि जो मेटल है वो इजीली उनका वेपर बनना चाहिए, वो कैसे हैं, इजीली वोलेटाइल है। ऑल इम्प्योरिटीज कैसी हैं, नॉन वोलेटाइल। कौन से मेटल के लिए लगाते हैं पिया इसको, डिस्टिलेशन को? जिंक, कैडमियम, मर्करी। ठीक, अब अगला मेथड आ जाओ, लिक्वेशन। इसमें पता क्या करते हैं, देखो नाउ देखो, यू हैव 4-5 डेज। आज का दिन इंक्लूड करना है तो 5 है, अदरवाइज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा फ्राइडे टू संडे में शायद ऑफ रखूँगी, आई एम आउट ऑफ स्टेशन। तो फ्राइडे और संडे में से 2 दिन तुम लोगों को मैं टेस्ट भेजूँगी। एक दिन तो टेस्ट भेजूँगी अकेले मेटलर्जी का, सुन लो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। सब्जेक्टिव टेस्ट कौन से दिन, फ्राइडे और सैटरडे, 2 तुम्हारे टेस्ट डेज होंगे। एक दिन मेटलर्जी का सब्जेक्टिव होगा और एक दिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा फर्स्ट 5 चैप्टर्स का। संडे ऑफ रहेगा। कमिंग वीक का ये शेड्यूल है, समझ आ गई? अच्छा, हम रिफाइनिंग का दूसरा मेथड कर रहे थे, क्या नाम है अर्गुन दूसरे मेथड का? बोलो एक बार, याद होगा तभी। सॉरी अर्गुन, कैन यू लिसन टू मी? लिक्वेशन, लिक्वेशन, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, ये मेथड उन मेटल्स के लिए यूज करते हैं जिनमें इम्प्योरिटीज लेस फ्यूजिबल है। माने इस वर्ड का क्या नाम है? फ्यूजिबल क्या होता है भाई? जो इजीली मेल्ट कर जाए, मतलब उसमें उस टाइप की इम्प्योरिटीज होती हैं जो इजीली मेल्ट नहीं करती। और मेटल किस टाइप का है? मोर फ्यूजिबल। कोई डिफरेंस होगा मेटल और इम्प्योरिटी में तभी मेथड लगाओगे ना। जैसे डिस्टिलेशन कब लगाना है, इम्प्योरिटी नॉन वोलेटाइल है और मेटल वोलेटाइल है तो डिस्टिलेशन लगा देना। मेटल मोर फ्यूजिबल है, इम्प्योरिटी लेस फ्यूजिबल है तो लिक्वेशन लगा देना। करेंगे क्या, देखो ये आपका मान लो इम्प्योर मेटल रखता, ठीक है। जैसे अब ये जो मैंने ढेरी सी बनाई है, इसका नाम मैंने इम्प्योर मेटल लिख दिया। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? गैंग प्रेजेंट होगी, मतलब इम्प्योरिटी होएगी ते नाल की होगा, मेटल होगा, ठीक है। तो इम्प्योरिटी किस टाइप दी है, ਜਿਹੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਸਲੋਪਿੰਗ ਹੀਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਲੋਪਿੰਗ ਹੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, मतलब स्लोप जी है, ਉਹਨੂੰ स्लोपिंग हर्थ भी बोलते हैं। लाइक ये पूरा हीटेड है, ऐसा अरेंजमेंट किया है। इसको बेस क्या बोलते हैं, स्लोपिंग हर्थ बोलते हैं। बेसिकली इट्स यू कैन से हीटर टाइप्स थिंग होता है। और ये जो चीज़ है इसको भी अब हीट पहुंच रही है, अब इम्प्योरिटी भी है इसमें, मेटल भी है। कौन पहले मेल्ट हो जाएगा मान्य? मेटल। मेटल। मेटल मेल्ट होके यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, प्योर मेटल आ जाता है, इम्प्योरिटी पीछे रह जाती है, होगी रिफाइनिंग, खत्म। ठीक है, प्रिंसिपल हम लोगों को समझ में आ गया। और याद क्या और क्या करना है, कौन से के लिए यूज करते हैं। एसएन कौन सा एलिमेंट होता है जैसे? निखिलेश पता है तुझे? टिन, टिन, लेड, बिस्मथ, ठीक है। और ऊपर वाला डिस्टिलेशन किसके लिए था? जिंक, कैडमियम, मरकरी।
भाई मैं इतना इसीलिए अपना गला दुखाती हूँ ताकि तुम लोगों को याद हो जाए, नहीं तो लिखा तो इसमें हुआ ही है। तो एक एक लाइन ध्यान से सुनो, अच्छे से सुन भी लोगे ना खाली, तो भी तुम्हें मतलब मैं गारंटी देती हूँ 50% मेरी क्लास में याद हो जाएगा। बाद में एफर्ट बहुत कम मारना पड़ेगा, ठीक है। बट तब थोड़ा ध्यान से बैठो, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो पूरी। 2 रिफाइनिंग के मेथड हो गए, डिस्टिलेशन हो गया, लिक्वेशन हो गया, ठीक है। अब थर्ड तो हमारा बहुत जाना पहचानना है, करते हैं इसको एक बार, इलेक्ट्रो रिवाइज हो जाएगा। वैसे ये नहीं है कि ये सिर्फ कॉपर के लिए यूज होता है, कॉपर को एग्जांपल लेके हम कर रहे हैं। तो हमारे पास इम्प्योर कॉपर है, कल पढ़ी थी कॉपर की एक्सट्रैक्शन। जो कॉपर निकलता है उसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते थे। उसमें कितने % इम्प्योरिटी थी? 2% इम्प्योरिटी थी, 98% प्योर कॉपर था। ओवरऑल तो इम्प्योर कॉपर ही बोलोगे, उसको एनोड बना देते हैं। और जो प्योर कॉपर है, भाई पहले भी तो कुछ करके रखा होगा ना, तो जो प्योर कॉपर भी हमारे पास होता है उसको कैथोड बनाते हैं। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते होते थे, याद करो। इलेक्ट्रोड बनाते थे ना, एक को एनोड बनाते थे। एनोड को कौन से टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं? इतनी बेइज्जती तो मत कराओ। क्या? नेगेटिव एनोड को नेगेटिव से? फिर तो पॉजिटिव ही बचा, तीसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं मान्य है। शर्म कर लो। इतना तो 9th से पढ़ रहे हो तो मुझे पता है, एनोड कैथोड तो। और ये बीच में ये जो मैंने डैश सा दिखाया है, क्या होता है ये? इलेक्ट्रोलाइट। शुक्र है। ये हम यूज करते हैं कॉपर सल्फेट का, एसिडिफाइड। डिसोसिएशन ज्यादा हो जाए इसके लिए एसिड डाल देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं बेटा, दे विल आल्सो पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास आयन कौन कौन से? एक्वा सॉल्यूशन लेते हो, वो याद है ना, हमने पढ़ी थी एक प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब पहले कैथोड पे चलते हैं। कैथोड पे कौन जाना प्रेफर करते हैं नॉर्मली? कैथोड पे कैटायन जाते होते हैं। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो कैथोड पे जाने का ऑप्शन क्या क्या है? कॉपर आयन, H+ आयन, दोनों कैटायन है, दोनों भजन कैथोड की तरफ। तो कैथोड खुद भी कॉपर दी बनी हुई है, बट वो तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में ही है। तो कॉपर +2 और H+ से दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है? कॉपर 2+ का। तो कॉपर के आयन भाग भाग के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे एंड दे विल बी न्यूट्रलाइज टू कॉपर। तो जो कैथोड है वो इट विल बिकम थिक विद टाइम। इतना समझ में आ गया? यस। अब एनोड की कहानी। एनोड पे कौन जाएगा? A फॉर एनायन। अब इसमें होता क्या बेटा जी, 2 तो एनायन है, सल्फेट आयन है और हाइड्रोक्साइड है, और कॉपर जो खुद एनोड है वो भी तो कॉपर की ही है, इम्प्योर कॉपर की है। इम्प्योर कॉपर में क्या है, जो हमने ऐसे रॉड सी बना ली, उसमें अंदर घुसो थोड़ा सा, उसमें क्या क्या होगा? एक तो उसमें कॉपर के एटम होंगे, बाकी जो भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है ना। अब पोटेंशियल्स के हिसाब से ये देखा गया कि जो कॉपर के ही एटम, कॉपर की इम्प्योर वाली रॉड में जो कॉपर के एटम थे वो खुद ही लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। पोटेंशियल का हिसाब है इनमें, इसमें और कॉपर, इन तीनों की तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर करो तो कॉपर सबसे जल्दी इन तीनों में से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कॉपर की रॉड जो है वो थिन होने लगेगी। क्यों? उसमें से कॉपर के एटम जो थे वो ऑक्सीडाइज हो के सॉल्यूशन में आ जाएंगे। एक तरीके से ऐसा हो रहा है कि एनोड में से कॉपर इधर जा रहा है, बट यहाँ पे उसमें इम्प्योरिटी भी थी, बट यहाँ पे वो सिर्फ कॉपर जाएगा। इम्प्योरिटीज ना बेटा यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं,
इन द फॉर्म ऑफ, उसको एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड मड। बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं ये इम्प्योर वाले में, सिल्वर गोल्ड भी थोड़ा बहुत होता है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इसका फ़ायदा है क्योंकि ये प्रेशियस मेटल्स इकट्ठे हो जाते हैं एनोड मड में, तो एक खर्चा निकल जाता है, ये प्रोसेस महंगी है अदरवाइज। समझ में आ गया? नई मीटिंग कर रहे हैं, फिर ख़त्म हो रही है, ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं। प्रिया, स्कूल में क्या करा रहे हैं? छुट्टियां खत्म हो गई? 4th तक है मैम, 5th को है क्लासेस। 2 चैप्टर कराया है ना? यस मैम। ये बेटा यही लिखा है जो तुम लोगों को समझाया। जैसे कॉपर कर सकते हैं इस मेथड से प्योरीफाई, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, लेड, ये इनके लिए भी ये यूज हो जाता है। ये सारा वही है, पढ़ लेना। ये जर्नल मैंने तो जैसे कॉपर लिख दिया, इसने जर्नल एम लिख दिया, बाकी मेटल्स होंगे तो उनके लिए नीचे कॉपर का अलग भी दे रखा है। ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज बेटा ये नीचे बैठ जाती हैं, कुछ इम्प्योरिटीज जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं वो जो सॉल्यूशन था उसमें भी चली जाती हैं। जो प्रेशियस मेटल्स हैं गोल्ड सिल्वर वो नीचे बैठ जाते हैं, जिसको एनोड मड बोलते हैं हम, जो इसका एक्सपेंसिव सारा निकाल देते हैं। ठीक है, और जो इस प्रोसेस से तुमको कॉपर मिलेगा वो तुम देखो कितना ज़्यादा प्योर हो गया, 99.99% तक वो प्योर हो जाता। अब देखो ये बचा अब तुम्हारा जोन रिफाइनिंग। ये करते हैं हम जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। क्रोमेटोग्राफी तो +1 में था, बट लास्ट ईयर तुम्हारा सिलेबस आई थिंक रिड्यूस्ड हो गया था, तो नहीं कराया होगा तुम लोगों ने। ईजी है, मैं करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मान्या, कौन कौन से 3 मेथड्स कर लिए हमने रिफाइनिंग के? बेटा वीडियो चलाओ सभी लोग। डिस्टिलेशन, लिक्वेशन और एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यस, जशन याद है डिस्टिलेशन कौन से मेटल के लिए करते हैं? मैम जिंक जिंक मरकरी एंड सीरियल कैडमियम, 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 बिल्कुल ठीक है। और डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या था, कौन बताएगा? मतलब कब हमने डिस्टिलेशन मेथड यूज करना है, कैसे पता चलेगा हमें? जिसमें मेटल कैसा हो, मोर वोलाटाइल, इम्प्योरिटी कैसी हो, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, और लिक्वेशन का प्रिंसिपल क्या है मान्य? लेस फ्यूजेबल होती है इम्प्योरिटी और मोर फ्यूजिबल होता है मेटल। ठीक है, मेटल। लेड, टिन, बिस्मथ। ओके, बाकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमने देख लिया, वो तो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही सारा डिसाइड होता है कि किसमें हम यूज़ कर सकते हैं। वो सारा डाटा हमारे पास है कि कॉपर हो गया, तुम्हारा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इवन पीबी लेड के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जोन रिफाइनिंग और जो ये वेपर फेज रिफाइनिंग है ना, इन पे बेटा अलग पूरा पूरा नोट लिखना भी बहुत बार आया बोर्ड में। ठीक है, अच्छा तो हमारा चैप्टर हो ही गया, एक आधी टेक्निक शायद बच जाए, तो कल थोड़े क्वेश्चन कराऊंगी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इस चैप्टर के बताऊंगी, और फिर देखते हैं। 6 हो गया ना, अब इसके बाद वैसे सीरियल नंबर वाइज तो पी ब्लॉक है, बट मैं पहले शायद तुमको DF शुरू कराऊंगी। 6 चैप्टर हो गए ना। 7th तुम्हारा पी ब्लॉक है, 8th तुम्हारा D&F है। D&F करेंगे पहले, फिर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे, लास्ट में फिर हम पी ब्लॉक करेंगे। चलो जोन रिफाइनिंग में देखते हैं क्या होता है। पहली लाइन देखो क्या लिखी है, एलिमेंट सच एज, ये कौन से है, कौन पढ़ेगा? कौन, जर्मेनियम, गैलियम। हाँ, कहता है
सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं। शायद पढ़ा होगा तुम लोगों ने, सॉलिड स्टेट में हमने देखा भी था। ग्रुप 14 है जैसे सेमीकंडक्टर्स के लिए है मेनली, ये तो ग्रुप 13 का है, ये 14 का। एंड वो वाले मेटल्स हम जोन रिफाइनिंग से प्योरीफाई करते हैं। पहली लाइन याद हो गई? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम जो सेमीकंडक्टर बनाने के मेनली काम आते हैं, उनके लिए हम जोन रिफाइनिंग यूज़ करते हैं। आगे क्या कह रहा है? हाईली प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से बहुत ज़्यादा हाई लेवल की प्योरिटी मिलती है, तभी हम ये सेमीकंडक्टर वाले के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको जैसे स्पेस मिशंस होते हैं, है ना, उनमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो जनरल बातें हो गई। अब प्रिंसिपल, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट impurities are more soluble in the melt। ये क्या है देखते हैं, नई सी लाइन है। impurities are more soluble in the melt than in the solid state of the matter। देखो क्या मतलब, यहीं पे समझा रही हूँ थोड़ी जगह। मेटल है, ठीक है, वो मेटल में इम्प्योरिटी है। मेटल की मान लो मोल्टन फॉर्म, मेटल की सॉलिड फॉर्म। कोई मेटल XYZ इमेजिन करो, एक उसको मेल्ट करके रखा हुआ है, एक वो सॉलिड फॉर्म में। वो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ऐसी नेचर की हैं कि उसको यदि ऑप्शन दी जाए कि भाई एक मोल्टन मेटल है, एक सॉलिड मेटल है, तो किस में ज़्यादा रहना पसंद करेगी? तो वो इम्प्योरिटी मोल्टन वाले मेटल में रहना ज़्यादा प्रेफर करती है एज़ कम्पेयर टू इट्स सॉलिड फॉर्म। समझ में आई बात? ये मेल्ट का मतलब लिख लो चाहे कॉपी पे। मेल्ट का मतलब है मोल्टन फॉर्म ऑफ दैट मेटल। दोबारा पढ़ती हूँ मैं। इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। ठीक है, यही चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। कैसे? डायग्राम देखो बनी हुई है। ये क्या करते हैं, जैसे ना एक बार सी बना लेते हैं, जिस मेटल को प्योरीफाई करना है उसकी एक रॉड सी बना ली, बाकी ये सारा मतलब अंदर रखते हैं अपना हिसाब किताब। इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखते हैं मेनली। इनर्ट एटमॉस्फेयर में इसलिए करते हैं ताकि जो मेटल प्योरीफाई हो जाएगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो जाए। यहाँ पे ना एक मूवेबल हीटर होता है बेटा, तो वो ऐसे क्या करते हैं, जैसे थोड़ा टाइम रहा यहाँ पे, ये पोर्शन मेल्ट हो गया ये पोर्शन, फिर वो हीटर मूव करके आगे ले गए। मतलब ऐसा उन लोगों ने, हम तो मेन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं ना, ऐसा सिस्टम करके रखा होता है कि जब ये आगे गया तो पिछले वाला पोर्शन ठंडा हो जाए। तो जैसे ही पिछले वाला पोर्शन ठंडा होता है, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ थी वो भी साथ साथ मूव करती रहती हैं हीटर की। ये प्योर होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये ठंडा होता जा रहा है। इम्प्योरिटीज़ को दिखता है कि आगे, मतलब उसको पता है साथ साथ जा रहा है ना हीटर, तो अगला पोर्शन जैसे मेल्ट करता जा रहा है, इम्प्योरिटीज़ भी उसके साथ साथ आगे जाती जा रही हैं। तो ये पोर्शन प्योरीफाई होता जाएगा, ऐसे कर करके लास्ट में यहाँ पे सारी इम्प्योरिटीज़ इकट्ठा हो जाती हैं। ये सारा फिर प्योरीफाई हो जाता है, हीटर मूव करते रहते हैं, एंड में वो पोर्शन कट कर देते हैं और प्योर मेटल मिल जाता है। समझ में आया कैसे करते हैं? ठीक है, देखो यही बनाया हुआ है। ये मोल्टन जोन है कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़, बीच में पोर्शन दिखा दिया, ये पीछे प्योर मेटल है, ये अभी इम्प्योर ही है। मूविंग हीटर है, दोनों पास से लगाया है, इनर्ट एटमॉस्फेयर है। ये पढ़ लेना, यही बता रहा है सारा। प्रोसेस इज कैरिड आउट इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, ताकि जो मेटल प्योरीफाई हुआ है उसको गैसेज अटैक ना करें। हाँ जी, कौन कौन से मेथड कर लिए हरगुन? एटमॉस्फेयर क्या होता है? इनर्ट जैसे गैस वगैरह, इनर्ट गैसेज आर्गन की प्रेजेंस में करा दिया रिएक्शन, ऑक्सीजन वगैरह नहीं वहाँ पे रहने देते, ये कह रहे हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देगा ना मेटल को, ये चीज़। 4 मैथड कर लिया ਆਪਾਂ बेटा। पहला किया सी डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलैक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ते जोन रिफाइनिंग। जोन बन रहे हैं ना अलग अलग, उत्थों याद रख लियो जोन रिफाइनिंग। अगला मैथड हैगा वेपर फेज रिफाइनिंग। इसका थोड़ा सा ना उससे मिलता जुलता है ये। लीचिंग में हमने जो फंडा करा था, क्या करते होते थे अपन लीचिंग में?
देखो एक तो माइंड में ना पिक्चर होनी चाहिए आपके कि इम्प्योर चीज़ थी, हमने उसमें कोई रिएजेंट डाला था, रिएजेंट मेटल को ले गया था, कंपाउंड बना दिया था, इम्प्योरिटी अलग रह गई थी, फिर वो हमने उसको फिल्टर कर लिया, इम्प्योरिटी अलग रह गई, कॉम्प्लेक्स आ गया, फिर कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके मेटल को अलग कर लिया, यही करते थे ना। वैसा ही कुछ वेपर फेज रिफाइनिंग में करते हैं। लेट्स सी, कहता है इसमें क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल जो है जिसको रिफाइन करना है हमको, that is converted into some volatile compound। इसके ये दो पार्ट हैं, अभी नाम पे मत जाओ, सिर्फ रिएक्शन को ध्यान दो। ये निकल है मान लो, ये निकल मेरे पास पड़ा था, इम्प्योर था जो, कैसा था, जो निकल का एक मुझे टुकड़ा मिला, अर्थ से नहीं मिला, उसका सारा पीछे प्रोसेस करके आए हैं, कंसंट्रेशन एंड ऑल, उसकी रिडक्शन लास्ट स्टेप करना बाकी है, बट अभी भी वो इम्प्योर है क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत कुछ प्रेजेंट है। तो हम उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करा देंगे, क्या बन जाएगा वो इम्प्योर, जो तुम्हारे पास इम्प्योर पीस है उसमें क्या है, क्या है उसमें, दिमाग में लेके आओ, निकल के एटम है और थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी के एटम है, उसमें जितने भी निकल के एटम है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट होके ये वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है टेट्रा कार्बोनाइल निकल। ये CO है, कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये वोलाटाइल है। कैसा है ये, इसके वेपर बन गए। फिर ये क्या करते हैं, वो वोलेटाइल कंपाउंड को इकट्ठा करके उसको और हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो ये फिर ब्रेक हो जाता है। अब जो निकल मिलेगा वो कैसा होगा, बिल्कुल प्योर। क्यों, क्योंकि जब भाई तुमने इस इम्प्योर निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, ये सिर्फ उसमें से निकल वाले एटम को लेके गया वोलेटाइल कंपाउंड बनाने, इम्प्योरिटी के साथ थोड़ी उसने कोई रिएक्ट कर लिया। समझ में आ गया ना फंडा। अब देखो बाकी तो सारी इसकी कहानी है। तो ये तुमसे पूछेगा दो रिक्वायरमेंट बताओ, मतलब दो कंडीशंस बताओ कि किन पे हम वेपर फेज रिफाइनिंग लगा सकते हैं। तो तुम बोलोगे कि भाई मेटल ऐसा होना चाहिए जो वोलेटाइल कंपाउंड बना सके किसी के साथ, जैसे निकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ टेट्रा कार्बोनाइल निकल बना सकता है, पहली बात। दूसरा, जो वोलेटाइल कंपाउंड बनता है वो ऐसा होना चाहिए कि भाई वो आगे जाके दोबारा ब्रेक भी तो हो सके, ना कि परमानेंट बन के बैठ गया, बड़ा स्टेबल है, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। हमें तो भाई मेटल चाहिए था, निकल टेट्रा कार्बोनाइल हमने बना लिया, बट वो वापस टूटता ही ना, तो हमें तो नुकसान हो जाता। तो दो कंडीशन क्या है, metal should be such that it should be able to form a volatile compound with the reagent and the volatile compound form should be easily decomposable। फाइन, दो कंडीशन जरूर आती हैं, ये बिल्कुल ऐसे एज सच क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये जो वेपर फेज रिफाइनिंग है ना, ये दो मतलब एक तो निकल के लिए है हमारे सिलेबस में, एक टाइटेनियम के लिए, या जिरकोनियम टाइटेनियम दोनों पे है। ये देखो, ये मैंने हाथ से लिख रखा है टाइटेनियम का रिएक्शन, ये तुम्हारे पास भी होगा। ठीक है, जब निकल के लिए लगाते हैं इसको तो इसका एक अलग नाम है मॉन्ड प्रोसेस, है वेपर फेज रिफाइनिंग का ही पार्ट, बट वो क्वेश्चन में क्या तुमको बोलेंगे, एक्सप्लेन मॉन्ड प्रोसेस। तो इसमें क्या है, पहली बात तुम लिखोगे क्या प्रोसेस है भाई, ये निकल की रिफाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें निकल को, जो इम्प्योर निकल था उसको हीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इतने टेम्परेचर पे, वोलाटाइल, ये कृपा करके नाम याद करो, निकल टेट्रा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बनता है, इम्प्योरिटी पीछे रह जाती है, फिर उसको हीट करते हैं, प्योर निकल मिल जाता है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी वापस मिल गई, इसका क्या फ़ायदा है, इसको फिर दोबारा रिसाइकल कर लेंगे, रीयूज़ कर लेंगे। दूसरा क्या है, वैन आर्कल प्रोसेस, ये भी है तो वेपर फेज रिफाइनिंग ही, बट ये जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं। अल्ट्रा प्योर मेटल्स, बहुत ज़्यादा प्योरिटी इसमें आती है, बाय रिमूविंग ऑल द ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी। ये जो है ना जिरकोनियम टाइटेनियम, इनमें ज़्यादातर देखा गया कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन एज ए इम्प्योरिटी है, ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। तो वही किया, अब इसने क्या किया, जिरकोनियम आयोडीन के साथ वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है, ये देखा गया। तो ये इम्प्योर जिरकोनियम है या इम्प्योर टाइटेनियम है, दोनों ही आयोडीनल बनाते हैं, तो ये इन्होंने अपने कॉम्प्लेक्सेस बना लिए। आई बात समझ में। फिर इसको और हाई टेम्परेचर पे हीट किया टंगस्टन फिलामेंट की प्रेजेंस में, तो जिरकोनियम मिल गया, प्योर है अभी।
सिमिलरली ये 1700 केल्विन पे हीट करते और प्योर टाइटेनियम मिल जाता है। हाँ जी, तो 5 मेथड्स हो गई। ये वाला समझ में आ गया आप लोगों को, वेपर फेज रिफाइनिंग। इसके 2 पार्ट्स हैं, बॉन्ड प्रोसेस निकल के लिए और वैन आर्कल प्रोसेस जिरकोनियम टाइटेनियम। तो टोटल 5 मेथड्स हैं। 5 एक बार नाम रिवाइज कर लेते हैं। कोई बता सकता है पांचों नाम? डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज। जशन वेपर फेज रिफाइनिंग में हमने 2 प्रोसेसेस पढ़े हैं। निकल के लिए कौन सी लगती है? बॉन्ड प्रोसेस। एंड उसके लिए टाइटेनियम जिरकोनियम के लिए वैन आर्कल प्रोसेस। ठीक है, तो अब ये तुम्हारी लास्ट बची है क्रोमेटोग्राफी। ये आप कल करते हैं, इतना कर लेना। ये सारे नोट तुम्हारे पास हैं। कल इसका लास्ट लेक्चर होगा, शायद कल ही अगला चैप्टर शुरू कर दूं, नहीं तो परसों तो हम कर ही देंगे। डन। तो प्लीज़ देखो, अब टेस्ट आ रहे हैं, ढंग से तैयारी कर लो। आई ट्राई कि आज तुम्हारा सरफेस वाला टेस्ट चेक कर दूंगी, देखती हूँ। और बेटा जो सॉल्यूशन की क्लास है उसका टाइम मैं बता दूंगी। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।